चलो आज आपका स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जो जुड़े हुए टर्म्स हैं, टर्म्स होने का मतलब है कि अब आपके पास स्टार्ट होने जा रहा है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर अभी हमें जो थ्योरी पढ़ाई गई थी वो हम लोगों ने कौन सी पढ़ी है? वर्नर्स थ्योरी। ठीक है, अब देखेंगे कि आपके पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ने का तरीका क्या होता है और ऐसी कौन कौन सी नई टर्म्स है जिसके बारे में आज तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा, बट इस चैप्टर को अगर आपको पढ़ना है तो पहले उन टर्म्स का नॉलेज होना चाहिए, फिर उसी के बेसिस पे इस चैप्टर को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब आपके पास बनेगा तो देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारे पास एक सेंट्रल मेटल एटम होना चाहिए और सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या जुड़े हुए होंगे? कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होंगे या फिर कुछ चार्ज स्पीशीज जुड़ी हुई होंगी। ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी जुड़े हुए हो सकते हैं और क्या जुड़ी हुई हो सकती है अपने पास? चार्ज स्पीशीज। ठीक है, अब जो आपके पास ये कंपाउंड है ना, मतलब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, देखो जैसे मैं यहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक एग्जांपल लिख देता हूं। कल हम लोगों ने CONH3 और इसके बाहर क्या लगा हुआ था? ये Cl3, ये पढ़ा था हम लोगों ने। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब ऐसे कई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप बना सकते हो। एग्जांपल के लिए जैसे COCl, फिर NH3 और बाहर आ गया ये Cl2। ये दोनों ही मेरे पास क्या है? ये दोनों ही मेरे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, अब देखो इस चीज में जिस चीज की बात हो रही है यहां पर अपने पास बात क्या है? आपका ये जो पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं अपने पास? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये जो पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसमें जो बीच वाला एलिमेंट है इसको हम कहेंगे सेंट्रल मेटल एटम। तो आपके पास जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, याद रहे कोऑर्डिनेशन एंटिटी में एक ही सेंट्रल मेटल एटम होता है। ठीक है, एक से ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम कभी भी नहीं होंगे। आपके पास मॉलिक्यूल्स जो कि सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ेंगी वो 2, 3, 4 और भी ज्यादा हो सकते हैं, बट सेंट्रल मेटल एटम हमेशा एक ही रहेगा। ठीक है, तो देखो आपकी जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में हमें क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन एंटिटी में आपको चाहिए एक सेंट्रल मेटल एटम, और सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या लगे हुए होंगे? या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स लगे हुए होंगे या फिर उसके साथ लगी हुई होंगी चार्ज स्पीशीज। जैसे यही था अपने पास ऊपर CONH3 और बाहर लिखा हुआ है ये Cl3। तो आपके पास जो इतना पार्ट है ना, ये क्या है मेरे पास? ये है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या कहते हैं हम लोग इसको? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये पूरी, ये जो आपके पास पूरा यहां पर मैंने कंपाउंड लिखा है, पूरा कंपाउंड अपने पास क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और इसको जिस चीज में बंद करते हैं इसको क्या बोला जाता है अपने पास? यह है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमेशा ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या होगा? एक तो होगा सेंट्रल मेटल एटम, और सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या बाइंड हो रखे होंगे? सेंट्रल मेटल एटम के साथ बाइंड हो रखे होंगे कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, या फिर अपने पास कुछ वहां पर आयंस भी हो सकते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? लिगेंड्स। तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और क्या क्या देखने को मिलेगा आपको? और यहां पर आपको देखने को मिलेंगे लिगेंड्स। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को क्या बोला जाएगा हमारे पास? सिर्फ इतने पोर्शन को, ये हो गया आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होते हैं आपके पास काउंटर आयंस। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या होते हैं मेरे पास? काउंटर आयन। तो आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके बाहर क्या होंगे अपने पास? काउंटर आयंस होंगे। अब काउंटर आयन ना दो तरीके के होते हैं। काउंटर आयन आपके पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं और काउंटर आयन अपने पास नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब केमिस्ट्री का रूल तो आपको पता ही होगा। केमिस्ट्री का रूल ये कहता है कि पहले पॉजिटिव को लिखेंगे फिर उसके बाद किसको लिखेंगे? नेगेटिव को। तो ध्यान रहे, अगर आपके पास काउंटर आयन नेगेटिव है ना, तो अपने पास जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे? काउंटर आयन। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद जो लिखे जा रहे काउंटर आयन है, इनका नेचर कैसा है अपने पास? ये नेगेटिवली चार्ज है। लेकिन अगर आपका काउंटर आयन पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या वो स्फीयर के बाद लिखा जाएगा? नहीं, वो कहां पर लिखा जाएगा हमारे पास? स्फीयर से पहले। अगर वो कैसा चार्ज रखता है अपने पास? पॉजिटिव चार्ज रखता है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल एटम होना चाहिए और सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या लगी हुई होंगी अपने पास? लिगेंड्स। और ये जो लिगेंड्स हैं, ये लिगेंड्स आपके पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकती हैं या फिर ये अपने पास चार्ज स्पीशीज भी हो सकती हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी को कौन बनाते हैं? देखो कोऑर्डिनेशन एंटिटी को बनाएगा आपका सेंट्रल मेटल एटम, फिर सेंट्रल मेटल एटम के साथ कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी लगे हो सकते हैं या फिर आयंस, और इसको हम लोग जब एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो ये चीज किसको बताती है? आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर को। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ आपके पास काउंटर आयन लगा हो।
ठीक है, कभी कभी काउंटर आयन लगे होंगे, कभी नहीं भी होंगे, मतलब वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या एग्जिस्ट कर रही होगी उस समय, सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी है और उसके साथ साथ काउंटर आयन भी लगा हुआ है। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखने का तरीका। ठीक है, अब देखो आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहने का मतलब है कि मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स है, जो आपका कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स आयन किसके थ्रू बनता है अपने पास, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के थ्रू। आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर तीन तरीके के हो सकते हैं, या तो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर न्यूट्रल होगा। ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कौन बंद है, अच्छा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आपका सेंट्रल मेटल एटम बंद होगा और उसके साथ साथ होंगी वहां पर लिगेंड्स। ठीक है, अभी लिगेंड पे आएंगे, अगला टॉपिक आपके पास लिगेंड ही होगा क्योंकि। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर ना तीन तरीके के हो सकते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपके पास न्यूट्रल भी हो सकता है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपके पास कैटाइनिक भी हो सकता है, और या फिर ये अपने पास तीसरा क्या हो सकता है, एनाइनिक। कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, एनाइनिक का मतलब होगा नेगेटिवली चार्ज स्फीयर, और अगर कोई भी चार्ज नहीं होगा तो फिर वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब है कॉम्प्लेक्स आयन, जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स आयन बन रहा है, अगर वो आयन बनेगा तो वो दो ही तरीके के होते हैं, या तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। अब आ जाते हैं ये बनता कैसे है। देखो आपके पास कैटाइनिक, एनाइनिक और न्यूट्रल तीन कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने डिस्कस करे, तीन कॉम्प्लेक्स के आपके सामने एग्जांपल लिखे हुए। जैसे देखो एक सबसे पहला आ रखा है कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स में, क्या ये कंपाउंड देखा देखा लग रहा है क्या, ये वाला CuNH3 होल 6 फ्री पॉजिटिव का जो चार्ज लगा है इसके ऊपर, कल हम लोगों ने यही बनाया था। कैसे बना था ये, कल हम लोगों ने देखा था कि जब वर्नर ने आपको बताया था, उन्होंने कहा था कि मेरे पास जैसे कोई है CuCl3.6NH3 था। जब आपने इसकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी बनाई थी, मतलब जब इसको अपने पास फॉर्मुलेट करके लिखा था, तो आपके पास फॉर्मूला क्या निकल करके आया था, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के लिए था, CuNH3 होल 6 और बाहर क्या लगा हुआ था, Cl3। अब मेरे पास ये वाला जो पार्ट है, जो आप पहले वाला पार्ट देख रहे हो, बताओ ये क्या है, यहां से यहां तक ये तो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना। कोऑर्डिनेशन स्फीयर नॉन आयनाइजेबल होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी चीज लगी हुई है, ये कभी आयनाइज होकर बाहर नहीं निकलेगी एक्वस मीडियम में। तो इसमें आयनाइजेबल पार्ट कौन सा था अपने पास, काउंटर आयन। ठीक है, यही तो है आज आपका काउंटर आयन। अभी अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ क्या लगी हुई होती है, काउंटर आयन लगी हुई होती है। तो जब आप काउंटर आयन अलग करोगे, बताओ यहां पर कितने क्लोराइड आयन है, टोटल 3 क्लोराइड आयन है। तो यहां से मेरे पास क्या होगा, यहां से मेरे पास 3 क्लोराइड आयन तो अलग हो जाएंगे। तो एक क्लोराइड आयन पे कितना चार्ज होता है, एक Cl पर, एक Cl पर होता है 1 नेगेटिव चार्ज। और ऐसे कितने टोटल Cl थे यहां पर, 3। तो ये 3 नेगेटिव का चार्ज अपने साथ ले गए, तो इसने स्फीयर पे कितना चार्ज छोड़ा होगा फिर अपने पीछे, 3 पॉजिटिव का। ठीक है, ये अपने पास ऐसे आयनाइज होगा। तो अब आपको पता चला कि आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा चार्ज रखता है, पॉजिटिव चार्ज। तो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा अपने पास, फिर कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स में। देखो ये चीज क्यों जरूरी है, ये चीज आप ध्यान रखना जब आप नेमिंग करोगे ना, जब आपके पास अभी नेमिंग आएगी, एक होता है फॉर्मूले से नाम लिखना और दूसरा होता है नाम से फॉर्मूला लिखना। वहां पर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी खुद ही निकालनी होगी, काउंटर आयन से चार्ज भी खुद ही बैलेंस करना होगा, ये कुछ भी गिवन नहीं होता। तो अगर आपको ये चीज नहीं समझ आएगी ना, तो आप नेमिंग नहीं कर पाओगे, और वो क्वेश्चन कोई ज्यादा नंबर का होगा नहीं, वो एक ही नंबर का होगा। नेमिंग में सिंपल सा रूल होता है, सही तो सही नहीं तो गलत, सीधा। उसमें कोई आधा पौने नंबर नहीं मिलता, एक ही मिलता है या 0 मिलता है सीधा। और अगर हम लोग नेमिंग सही से नहीं करेंगे तो फिर नेमिंग के साथ साथ आपको भी हाइब्रिडाइजेशन भी सिखाई जाएगी आगे। तो ये सब कुछ अभी आपको आगे काम आना है, इसलिए ध्यान से समझना इन चीजों को, जो मैं आपको आयनाइजेशन का पार्ट समझा रहा हूं, इसलिए मैं शुरू से ही बताते हुए चल रहा हूं। देखो अगले आपके पास एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस के यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिख रहे हैं। जितने भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर यहाँ पे लिखे हुए हैं, तीनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कैसा बना हुआ है, अपने पास नेगेटिव चार्ज बना हुआ है। ये आप देखो यहाँ पे जो सिल्वर है, सिल्वर के साथ साइनाइड लगी हुई है दो, और ऊपर 1 नेगेटिव का चार्ज है। C2O4 कौन सी हो जाएगी, C2O4 जो लिगेंड है, ये जो यहाँ पर देख रहे हो ना आप, ये सब क्या है मेरे पास, ये लिगेंड्स है जो इसके साथ लगी हुई है, ऑक्सिलेट है, अभी आएगा आगे, ऑक्सिलेटो कहेंगे इसको। C2O4 है यहाँ पे, बाकी अपने पास साइनो है। फिर देखो नीचे वाले जो कंपाउंड्स हमने लिखे, नीचे वाले कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं है, और अगर इस पे कोई चार्ज नहीं है तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा बनाएगा अपने पास, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। जब हम लोग नेमिंग करेंगे तो नेमिंग के इस बार आपको 2 रूल सिखाए जाएंगे। पहला रूल एप्लीकेबल होता है कैटाइनिक पे और न्यूट्रल पे। ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को और कैटाइनिक मॉलिक्यूल को सेम रूल से नेम करते हैं, इनके लिए रूल सेम है। एनायनिक का रूल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस होता है। तो इसलिए कैटाइनिक और आप जो कैटाइनिक और न्यूट्रल देख रहे हो, इसके लिए रूल सेम रहता है नेमिंग का, जो कि आपके पास अभी आगे आएगा। ठीक है, टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी आप लोग लिख दो, जो टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी है यहाँ पे।
चलो अब आ जाते हैं आपके पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो कुछ टर्म्स हम लोगों ने बोली थी, अब जरा उन टर्म्स को समझ लेते हैं, जिसमें आएगा एक सेंट्रल मेटल एटम, और सेंट्रल मेटल एटम ही आपके पास बनाएगा सेंट्रल मेटल आयन को, ठीक है। और उस सेंट्रल मेटल आयन के साथ कौन बाइंड हो रखे होंगे, अपने पास लिगेंड्स बाइंड हो रखे होंगे। जैसे भी हम लोगों ने ऊपर कई सारे कंपाउंड्स पढ़ करके आए हैं, COCl3 डॉट, एक NH3 था, ठीक है, होल थ्राइस। इसमें अगर मैं देखूं तो आप मेरे को बताओ कि जो आपके पास सेंट्रल मेटल एटम है वो कौन है, कोबाल्ट। ये क्या हो गया मेरे पास सेंट्रल मेटल एटम। बाकी ये जो दोनों आप देख रहे हो ना, ये दोनों क्या है इसके अंदर लगी हुई, लिगेंड्स है, इनको हम कहते हैं लिगेंड्स, ठीक है। अब अगर मैं लिगेंड 1 की बात करूं, इस वाले में जो लिगेंड 1 है, लिगेंड 1 कौन है आपके पास, क्लोराइड Cl नेगेटिव, और लिगेंड 2 कौन सी है मेरे पास, अमोनिया। तो देखो जो पहली लिगेंड है आपकी, जो क्लोराइड है, वो नेगेटिवली चार्ज है, बट जो दूसरा लिगेंड है वो न्यूट्रल है। तो लिगेंड दोनों तरीके की हो सकती है, लिगेंड आपके पास नेगेटिव भी हो सकते हैं, और लिगेंड आपके पास जो है वो लिगेंड आपके पास न्यूट्रल भी हो सकती है और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकती है। अच्छा, अगर अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि मेरे को ना इस पे चार्ज निकालना है कोबाल्ट पर, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही एक्स वाला मेथड, ठीक है। जिसकी आपको निकालनी है, क्या कर लो आप उसको एक्स मान लो। क्लोराइड पे कितना चार्ज होता है, क्लोरीन पे कितना चार्ज है अपने पास, -1, 3 क्लोरीन लगे तो टोटल कितना हो जाएगा वहां पर, -3। और अमोनिया पे चार्ज कितना होता है, 0। क्या पूरी एंटिटी पे कोई चार्ज है, नहीं, तो किसके इक्वल रखेंगे हम लोग इसको, 0 के। तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर जो सेंट्रल मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन कौन हो जाएगा मेरे पास, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। ये आपका कोबाल्ट 3 पॉजिटिव जो है वो यहां पर क्या निकल करके आ जाएगा, सेंट्रल मेटल आयन निकल करके आ जाएगा। तो ऐसे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालनी होती हैं। लिगेंड्स आपके पास चार्ज भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है, और वही डिसाइड करेगी कि आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है उस पे चार्ज कैसा आएगा, या फिर वो अपने पास कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, ठीक है। और पीछे से एक और एग्जांपल जैसे देखिए, FeCN6 4 नेगेटिव, जैसे ये वाला कंपाउंड है FeCN6 4 नेगेटिव। अब ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स आयन है, पूरा कॉम्प्लेक्स आयन मेरे पास कैसा है, ये एनायनिक है, ठीक है। यहां पे लिगेंड कितनी है बताओ, कितनी लिगेंड्स लगी हुई हैं यहां पर, मतलब कितने तरीके की लिगेंड है यहां पर, यहां पे सिर्फ एक ही लिगेंड है, और वो एक ही लिगेंड कौन सी है अपने पास, साइनाइड। कितना चार्ज होता है साइनाइड पर, -1, ठीक है। तो आयरन है और उसके साथ कितनी साइनाइड लगी है यहाँ पे, टोटल 6 साइनाइड लगी है। ओवरऑल चार्ज कितना है, 4 नेगेटिव। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है आयरन की, तो क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे। एक साइनाइड पे चार्ज है -1, तो 6 पे कितना चार्ज रहा होगा, -6, और किसके इक्वल रखेंगे, -4 के। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, +2। तो आपका जो सेंट्रल मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन किसको बनाएंगे इस बार हम लोग, Fe2 पॉजिटिव को। यह आ गया आपका सेंट्रल मेटल आयन, और उसके साथ लगी हुई है अपने पास लिगेंड, ठीक है। अब एक कंपाउंड अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था जिसका नाम था NiCO4, ठीक है। ये आपके पास कार्बोनिल लिगेंड है, CO। तो यहां पे जो CO आप देख रहे हो, जो कार्बोनिल है ना, ये कैसी लिगेंड होती है मेरे पास, एक ध्यान रहे आपके पास, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो मेरे को बताओ, जो निकल है अपने पास, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल करके आएगी, फिर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल करके आ गई आपके पास, 0। तो अब ऐसी चीजें भी आप पढ़ोगे इस बार कि जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई है निकल की, 0, ठीक है। अब ये आपको इस चैप्टर में आगे पढ़ाया जाएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होने के बावजूद भी ये कंपाउंड क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, ये हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, जहां पर आपके पास टॉपिक आएगा मेटल कार्बोनिल बॉन्ड्स, ठीक है। मेटल कार्बोनिल बॉन्ड्स के अंदर आपको पढ़ाएंगे। तो लिगेंड आया समझ में, लिगेंड क्या है, ये आपका स्फेयर है, स्फेयर के अंदर बस जो एक मेटल आपको दिख रहा है वो हमेशा वही सेंट्रल मेटल एटम है, उसके अलावा सेंट्रल मेटल एटम हम लोग कभी भी नहीं लेंगे दूसरा, यही आपका सेंट्रल मेटल एटम है। अब इसको छोड़ के स्फेयर के अंदर जो भी कुछ बच जाए, जो भी, सब आपके पास लिगेंड हो गई। लिगेंड 2, 3, 4 कितनी भी लगी हो सकती हैं, बट सेंट्रल मेटल एटम हमेशा क्या होगा आपके पास, एक ही रहेगा, K4FeCN6 4 नेगेटिव। ये आप कंपाउंड देख रहे थे जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर, ये पूरा कंपाउंड नहीं था, ये सिर्फ क्या दे रखा है आपको, उसका कॉम्प्लेक्स पार्ट दे रखा है, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर दे रखा है। इसका जो एग्जैक्ट कंपाउंड है, जिसका डेरिवेटिव है, जहां से बनकर के आया, ये आपके सामने लिखा है। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पर कौन है, तो आप क्या आंसर दोगे यहाँ पे, सेंट्रल मेटल एटम कौन है अपने पास,
तो फिर ये पोटेशियम का क्या होगा, ये क्या है फिर, ये जो यहाँ पे K4 लगा हुआ है इसको क्या कहेंगे हम लोग, ये किसका काम करेगा? बिल्कुल सही, ये आपके पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास काउंटर आयन है, पर ये काउंटर आयन नेगेटिव नेचर का नहीं है, ये काउंटर आयन कैसा है आपके पास, पॉजिटिव है। तो जब आप ये स्फेयर तोड़ोगे ना, मुझे बताओ आप इस स्फेयर पे चार्ज कितना डिराइव कराओगे, कितना चार्ज इंड्यूस करेंगे स्फेयर पे? एक पोटेशियम पर कितना चार्ज होता है, +1, एक पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, टोटल कितने पोटेशियम है यहाँ पे, 4, तो ये अपने पीछे कितना चार्ज छोड़ेंगे इस मॉलिक्यूल पर, -4, और इधर कितना चार्ज बन रहा है टोटल, +4। तो सेंट्रल मेटल एटम तो यहां एक ही है, ठीक है, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, या आपको आगे अभी इस चीज में प्रॉब्लम होगी। ये कौन है मेरे पास, ये काउंटर आयन ही है, ठीक है, बस ये काउंटर आयन जो है इस बार वो कौन से चार्ज के साथ है, पॉजिटिव चार्ज के साथ, और स्फेयर के अंदर सेंट्रल मेटल एटम है, और स्फेयर के अंदर ही क्या है आपके पास, ये लिगेंड है। तो वो जो आप FeCN6 4 नेगेटिव देख रहे हो ना, वो यहां से आयनाइज होकर के आया है, क्योंकि ये जो K4 है। अच्छा मेरे को बताओ प्राइमरी वैलेंसी वाले कौन है इसमें, साइनाइड प्राइमरी वैलेंसी वाला है या पोटेशियम प्राइमरी वैलेंसी वाला है? प्राइमरी वैलेंसी कौन है इसमें, पोटेशियम, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी आपके पास आयनाइजेबल होती थी जो कि काउंटर आयन बनती थी, ये नॉन आयनाइजेबल पार्ट है। तो यहां से 4 पोटेशियम जो है वो आयनाइज हो गए थे, और इसलिए उसने अपने पीछे इसके ऊपर 4 नेगेटिव का चार्ज छोड़ा था। तो अपने पास जो स्फेयर है वो कैसा बना था, यहाँ पर एनायनिक बना था। तो कैटायनिक स्फेयर्स भी हो सकते हैं, एनायनिक भी हो सकते हैं, और न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे आपके सामने जो लिखा हुआ है ये न्यूट्रल का एग्जांपल है। देखो अब आपके पास ये जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बन रहे हैं ना, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनने के पीछे रीजन क्या है, मतलब सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम है और जो लिगेंड्स है इनके बीच में हो क्या रहा है। अब ये थ्योरी जो इसको सपोर्ट करती है वो कहती है कि अगर आप लिगेंड्स को देखोगे ना, तो हमारे पास जो लिगेंड्स है, आपको क्या पढ़ाया गया है कि लिगेंड्स कैसे नेचर के हैं, या तो ये न्यूट्रल है और या फिर ये अपने पास चार्ज स्पीशीज है, ठीक है, या तो ये न्यूट्रल हो गई या फिर चार्ज स्पीशीज है। अब मैं यहां पर कुछ लिगेंड्स के एग्जांपल लिखता हूं जो अपने पास लिगेंड्स एग्जिस्ट करती है, जैसे हाइड्रोक्सिल हो गई, साइनाइड हो गई, अमोनिया हो गई, वाटर खुद अपने आप में एक लिगेंड है, C2O4 2 नेगेटिव है, एटसेट्रा, ठीक है। इस तरीके से अपने पास काफी सारी लिगेंड्स हैं, ठीक है, कई सारी लिगेंड्स यहां पर एग्जिस्ट करेंगे। बीच वाली दो को अगर आप देखोगे तो इस पे क्या है, इस पे अपने पास कोई चार्ज नहीं लगा हुआ है, न्यूट्रल है। बाकी जो मैंने 3 लिखी हुई है उन सब पे कैसा चार्ज लग रखा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। तो होता क्या है, कहते हैं जो लिगेंड्स है ना, ये लिगेंड्स आपके पास बिहेव करती है एज अ लुईस बेस। किसकी तरह एक्ट करती है अपने पास, लुईस बेस की तरह। अब मुझे कौन बताएगा लुईस बेस क्या था, एक्ट्स एज लुईस बेस, बिल्कुल सही, जो अपने पास क्या करते हैं, लोन पेयर को डोनेट करते हैं। और अगर लोन पेयर की डोनेशन होगी तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा फिर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका मतलब जो लिगेंड है ना, लिगेंड का आप समझोगे लिगेंड का काम क्या है, लिगेंड का काम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना। और किसके साथ बनाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अपने पास सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो लिगेंड्स क्या करेंगे, लिगेंड्स अपना लोन पेयर डोनेट करेंगे, ठीक है, और लोन पेयर डोनेट करके क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगी। तो जो लिगेंड्स होती है ना, वो लुईस बेस की तरह एक्ट करेगी। तो लुईस बेस की तरह एक्ट करने का मतलब है कि ये क्या कर रहे हैं, ये डोनेट कर रहे हैं किसको, आपके सेंट्रल मेटल एटम को। और कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो आप लोगों को याद हो गई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता था, ये जो तीर की तरह दिखाते थे हम लोग, ऐसे तो डिनोट करते थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से, ठीक है। अच्छा इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, मतलब इसने लोन पेयर दिया, तो वो लोन पेयर एक्सेप्ट किसने करा था अपने पास, सेंट्रल मेटल एटम ने। तो मेरे को बताओ फिर सेंट्रल मेटल एटम किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, फिर ये एक्ट कर रहा है, एक्ट्स एज लुईस एसिड, क्योंकि लुईस एसिड्स कौन होते हैं अपने पास, जो कि लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। लुईस बेस का काम होता है लोन पेयर डोनेट करना, और लुईस एसिड्स का काम होता है लोन पेयर को एक्सेप्ट करना। अब ये जो डोनेशन हो रही है और जो ये एक्सेप्टेंस हो रही है, आप इसके पीछे रीजन समझो क्या है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे कई सारी लिगेंड लिखी हुई है, जैसे मैं यहां पर लिगेंड्स लिखूं, आपको पता है जो अमोनिया वाली जो लिगेंड है इस पे कितने लोन पेयर हैं, अमोनिया में नाइट्रोजन पे कितने लोन पेयर हैं, एक। तो लोन पेयर कभी बना हुआ नहीं होता है, आपको कंपाउंड का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप बता पाओगे इस पे कितने लोन पेयर हैं। वाटर था, वाटर पे तो कोई चार्ज नहीं है, तो वाटर में जो ऑक्सीजन है उस पे कितने लोन पेयर होते हैं, टोटल 2 लोन पेयर है यहां पर, ठीक है।
तो इसी तरीके से यहाँ पर जितनी भी आप लिगेंड्स देख रहे हो ना, इन सबके ऊपर, जैसे हाइड्रोक्सिल भी है, अगर ये OH नेगेटिव भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है टोटल? यहाँ पर 3 लोन पेयर आ जाएंगे। अब ये 3 लोन पेयर क्यों आएंगे? क्योंकि एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज लगने का मतलब है कि उसने क्या करा, उसने वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रख लिया, तो अपना बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन तो खींचा खींचा, दूसरे का भी खींच लिया। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल में कितने लोन पेयर है टोटल? इसके पास 3 लोन पेयर है OH नेगेटिव में ऑक्सीजन के पास। ठीक है, तो जब ये लोन पेयर शेयर होंगे ना, आगे किसको शेयर होंगे या किसको डोनेट होंगे? सेंट्रल मेटल एटम को। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा वहां पर? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और यही होता है आपके पास लिगेंड्स के बीच में और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में इंटरेक्शन का रीजन। तो ये बात आपको अब ध्यान रखनी है कि लिगेंड का काम क्या है। चलो आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं यहाँ पर, टाइप्स ऑफ लिगेंड। ठीक है, अब देखते हैं जो टाइप्स ऑफ लिगेंड है, टाइप्स ऑफ लिगेंड में हमें कौन कौन सी पढ़नी है। देखो लिगेंड्स का जो क्लासिफिकेशन हमारे पास, वो क्लासिफिकेशन इस हिसाब से होता है कि जो लिगेंड है, लिगेंड का मतलब है कि कोई आयन आप लेकर के आए हो या कोई मॉलिक्यूल आप लेकर के आए हो, तो उस आयन या उस मॉलिक्यूल के पास कितने नंबर ऑफ डोनर एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है। और इसी चीज को ना हम लोग क्या कहते हैं, इसी चीज को हम लोग लिगेंड की डेंटिसिटी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? लिगेंड की डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी का मतलब होता है कि कितने ग्रुप्स, जो कि कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स कहेंगे हम लोग, कितने कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स किसी भी लिगेंड के पास प्रेजेंट है, इसी को उस लिगेंड की क्या बोल दिया जाएगा आपके पास? डेंटिसिटी। तो अगर अपॉन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी देखा जाए, तो अपॉन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी जो सबसे पहली लिगेंड आपको पढ़ा रहे हो, सबसे पहली लिगेंड कौन सी पढ़ा रहे हैं हम लोगों को? यूनिडेंटेट या फिर मोनोडेंटेट। ठीक है, अब यूनि का मतलब क्या होता है? देखो यूनि का मतलब क्या है मेरे पास? 1। इसका मतलब है ये वो लिगेंड्स है जिनकी डेंटिसिटी कितनी है आपके पास? 1। ये अपने पास वो लिगेंड्स हो गए जिनकी डेंटिसिटी 1 है। इसका मतलब है कि ये जो ग्रुप है मॉलिक्यूल का, ये जो ग्रुप ऑफ एटम्स है, या फिर कोई एक एटम हो या कोई आयन हो, इसमें इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम ऐसा होगा जो कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या कर सकता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा तो उसने क्या शेयर करा होगा जाकर के अपना वहां पर? लोन पेयर। क्योंकि जब लोन पेयर शेयर होता है तभी क्या बनते हैं हमारे पास? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। इसका मतलब है इसके पास बस एक ही एटम अवेलेबल है जो कि क्या कर सकता है? एट अ टाइम, ये भी जरूरी बात है, एट अ टाइम, एक समय पर सिर्फ एक ही एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हुआ आपको वहां पर दिखेगा। जैसे क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं हमारे पास मोनोडेंटेट लिगेंड के? देखो, जैसे अगर आप एग्जांपल की तरफ जाओगे तो अमोनिया हमारे पास एक एग्जांपल हो सकती है, वाटर एग्जांपल हो सकता है, साइनाइड हो सकती है, और क्या हो सकता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है। ये सब कैसी लिगेंड्स है मेरे पास? ये सभी आपके पास मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं। अमोनिया, वाटर, साइनो, हाइड्रोक्सी। और अगर मैं यहां पर एक और लिगेंड लिख दूं तो एक और लिगेंड हो सकती है आपके पास NO2। ठीक है, ये जो नाइट्रो लिगेंड है, नाइट्रो लिगेंड भी आपके पास एग्जांपल हो सकती है किसका? मोनोडेंटेट लिगेंड का। कई सारी हो सकती है, मैंने यहां पर भी कुछ आपके सामने इधर पे लिख दी। अब देखो इनकी जो डेंटिसिटी है ना, इनकी डेंटिसिटी 1 होने का मतलब है कि ये एक टाइम पर कितने डोनर एटम इन्वॉल्व कर रही होगी अपने सेंट्रल मेटल एटम के साथ? सिर्फ एक डोनर एटम। एक डोनर एटम का मतलब बस एक ही एटम ऐसा है जो लोन पेयर डोनेट करेगा। तो वो भी देख लेते हैं। जैसे आपको भी पता है कि अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और वाटर में वाटर में जो है आपके पास ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है? 2। अब एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि जो वाटर है ना, वाटर के पास भले यहाँ पर 2 लोन पेयर हो, पर वाटर कभी भी अपने दोनों के दोनों लोन पेयर जो है यहाँ पर वो नहीं देगा। एक एटम ना, जो आपका एक एटम होता है, एक एटम एक ही लोन पेयर देता है, भले उसके पास 2 लोन पेयर हो या 3 लोन पेयर हो, पर वो कितने अपने पास लोन पेयर डोनेट कर सकता है? सिर्फ एक। तो वाटर के पास जो ऑक्सीजन है, इसके पास कितने लोन पेयर है? 2। यहां पर आपको 2 लोन पेयर देखने को मिल रहे हैं, बट कैन डोनेट ओनली 1 लोन पेयर। लेकिन ये कितने लोन पेयर डोनेट करता हुआ दिखेगा मेरे को? सिर्फ एक। ये बात आप ध्यान रखना, ये सभी के लिए ट्रू है। सिमिलरली अगर आप हाइड्रोक्सी में भी आओगे ना, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, अगर आप हाइड्रोक्साइड आयन को देखोगे तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, इसके पास कितने लोन पेयर दिखेंगे आपको टोटल? यहाँ पर 3 लोन पेयर दिखेंगे। पर वही बात है कि वहां पे भी वो कितने लोन पेयर डोनेट कर रहा होगा एट अ टाइम? सिर्फ एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा, एक ही लोन पेयर डोनेट करता हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना इनके लिए। तो यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगेंड जो है वो सिंपल है। ये ऐसी लिगेंड्स हैं आपके पास जिसमें जो डोनर एटम्स है, डोनर एटम एट अ टाइम कितने लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं? सिर्फ एक लोन पेयर। और अगर एक लोन पेयर डोनेट होगा तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे? सिर्फ एक। तो ये लिगेंड सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगी। तो ये वो लिगेंड्स हैं जो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे आपके पास? सिर्फ एक। ठीक है, ये वाला पार्ट आया समझ में? यहां पर मेरे पास जो यूनिडेंटेट या फिर मोनोडेंटेट लिगेंड थी,
चलो बाइडेंटेट को भी देख लेते हैं साथ साथ, बाइडेंटेट लिगेंड्स पे आ जाते हैं। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है बाय, बाय या फिर डाई, इसका मीनिंग क्या होता है मेरे पास 2। तो ये अपने पास वो लिगेंड्स हैं जिनकी डेंटिसिटी कितनी लिखनी चाहिए मेरे को 2, ठीक है, इनकी डेंटिसिटी कितनी रहेगी अपने पास 2 रहेगी। अब जो मैं वर्ड बार बार बोल रहा हूं ना यहां पर डेंटिसिटी, मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिख भी देता हूं, डेंटिसिटी क्या होती है। देखो डेंटिसिटी का मतलब है कि कोई भी लिगेंड आपके पास अपने कितने एटम्स के थ्रू सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट करना चाहती है, ठीक है, कोई भी लिगेटिंग ग्रुप आपके पास सेंट्रल मेटल एटम को कितने एटम्स के थ्रू कोऑर्डिनेट करेगा, यही उस लिगेंड की क्या काउंट होती है मेरे पास डेंटिसिटी, ठीक है। एक समय पर कितने एटम्स उस लिगेंड के सेंट्रल मेटल एटम को क्या लोन पेयर अपना डोनेट करते हुए दिखे। तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एटम्स which coordinates with central metal atom at a time, ठीक है। डेंटिसिटी में मैंने लिखा है कि कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एटम्स आपके पास प्रेजेंट होंगे किसी लिगेंड में जो कि सेंट्रल मेटल एटम को एट अ टाइम कोऑर्डिनेट करेंगे। देखो एट अ टाइम लिखना जरूरी क्यों है, इसका मैं आपको मीनिंग समझाता हूं। जैसे आप ये नाइट्रो ग्रुप जो देख रहे हो ना, जो यहाँ पे NO2 लिखा हुआ है, ये जो आपके पास NO2 नेगेटिव वाली जो लिगेंड है, इसमें नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है। ये बात आप ध्यान रखो, इसमें दोनों के पास लोन पेयर है। ये NO2 नेगेटिव जो आपने यहां पर देखा, ये NO2 नेगेटिव है ना, अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी बन करके आएगी अपने पास, कुछ इस तरीके से। ये आपके पास NO2 नेगेटिव हो गई। तो ये जो NO2 नेगेटिव है, इस NO2 नेगेटिव में नाइट्रोजन को अगर आप देखोगे तो कितने लोन पेयर है इसके पास, एक लोन पेयर है, और इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है, यहाँ पर 2 लोन पेयर है। और सिमिलरली इस ऑक्सीजन के पास भी अभी अपने पास लोन पेयर है, बट ऑब्वियसली बात है वो कोऑर्डिनेट नहीं करेगा क्योंकि वो तो खुद ही अपने पास स्टेबल अभी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर या तो ये नाइट्रोजन या फिर ये ऑक्सीजन, ठीक है, या तो नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन कोई एक बारी में अगर ये किसी के साथ लगेगी ना NO2 नेगेटिव वाली लिगेंड, तो या तो नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करेगा अपना या ऑक्सीजन करेगा। ये दोनों एक साथ नहीं करेंगे। अगर इन दोनों ने एक साथ कर दिया होता ना लोन पेयर डोनेट, तो फिर ये मोनोडेंटेट लिगेंड नहीं होती। ये कैसी लिगेंड होती मेरे पास, एक बाइडेंटेट लिगेंड। तो इनको हम एम्बाइडेंट लिगेंड्स कहते हैं। ये अभी आपके पास आगे आएगा। तो ये है मोनोडेंटेट लिगेंड्स, पर इसके पास कितने लिगेटिंग एटम्स प्रेजेंट है, 2, पर ये एट अ टाइम एक ही लगा सकता है। तो डेंटिसिटी इसी बात पे तय होती है कि एट अ टाइम कितने लगा रहा है वो, एट अ टाइम एक समय पर। वो एक समय पे या तो नाइट्रोजन जाएगा उसमें से या ऑक्सीजन जाएगा लोन पेयर के लिए, दोनों नहीं जाते एक साथ, ठीक है। देखो अब यहां पर जो आपके पास ये डेंटिसिटी वाला पार्ट था, इस डेंटिसिटी में अब हम लोग वो वाली लिगेंड्स पढ़ेंगे जो बाइडेंटेट होती हैं या फिर डाइडेंटेट होती हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं इसके, जैसे एक एग्जाम्पल जो कि आपके पास बहुत ही ज्यादा इस चैप्टर में आगे यूज होगा, सबसे पहला रहेगा हमारे पास इथिलीन डाइमाइन। और अगर मैं इसके IUPAC नेम की बात करूं तो इसका IUPAC नेम क्या होता है हमारे पास, इसका IUPAC नेम रहता है इथन 1,2 डायमाइन, ठीक है। अब इस इथन 1,2 डायमाइन को आप लोग देखना। अच्छा एथ का मतलब क्या होता है, एथ का मतलब है कि आपके जो चेन है उसमें टोटल कितने कार्बन लगे हुए हैं, 2, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, अमाइन। अमाइन कौन सा ग्रुप होता था, अमीनो ग्रुप कौन सा रहता था हमारे पास, NH2। और डाइमाइन का मतलब है कि 2 अमीनो ग्रुप की लिंकेज है, ठीक है। तो ये फिर कुछ ऐसे रहा होगा। ये आ गया आपके पास इथन 1,2 डाइमाइन या फिर इथिलीन डाइमाइन। 2 कार्बन है और दोनों कार्बन के साथ एक एक अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो गया इथिलीन डाइमाइन। जब ये लिगेंड आएगी ना, इस लिगेंड के पास 2 नाइट्रोजन है और दोनों नाइट्रोजन पे कितने कितने लोन पेयर है मेरे पास, यहां पर एक एक लोन पेयर है। तो मेरे को बताओ कि ये जो लिगेंड है, इस लिगेंड की तरफ से जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे तो टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन पाएंगे, 2, क्योंकि ये जो दोनों नाइट्रोजन है ना, ये दोनों नाइट्रोजन एट अ टाइम इन्वॉल्व होगी। अब यहाँ पे चॉइस नहीं है, देखो आप ऐसा नहीं कहोगे कि है तो इस पे 2 नाइट्रोजन, पर कभी ये वाला लगाएगा कभी ये वाला, नहीं। जब भी ये जाएगी तो इसके दोनों के दोनों नाइट्रोजन जो है वो क्या करेंगे, वहां पर आपके पास लोन पे डोनेट करेंगे, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। इसलिए ये लिगेंड कैसी है आपके पास, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट, क्योंकि एट अ टाइम कितने एटम्स आपके सेंट्रल मेटल एटम के साथ इन्वॉल्व हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, 2, ठीक है। एक तो ये एग्जांपल हो गया इसका।
फिर एक एग्जांपल और हो सकता है मेरे पास, सेकंड एग्जांपल चलते हैं आपके पास ऑक्सलेट पर। ऑक्सलेट आयन को देखते हैं। ऑक्सालिक एसिड है ना, ऑक्सालिक एसिड का फॉर्मूला क्या रहता था हमारे पास, COOH और COOH। ये क्या है हमारा, ये है हमारे पास ऑक्सालिक एसिड। ठीक है, ये आप लोगों का ऑक्सालिक एसिड है। इस ऑक्सालिक एसिड के पास कितने हाइड्रोजन ऐसे हैं जो आयनाइजेबल हैं, 2। ये अपने अगर दोनों हाइड्रोजन आयन यहां से लूज कर दे, तो जब ये 2 हाइड्रोजन आयन लूज करेगा तो ये फिर क्या बना देगा, CO2 नेगेटिव, और वैसे एक और क्या बन गया आपके पास, ये CO2 नेगेटिव। अब जो ऑक्सीजन यहाँ पे बची हुई है, ये ऑक्सीजन क्या करेगी, इस ऑक्सीजन के पास जिसपे नेगेटिव चार्ज आप देख रहे हो, इसका मतलब इस पे लोन पेयर भी है। ये जो ऑक्सीजन आप यहाँ पे देख रहे थे, इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर थे, इस पे 2 लोन पेयर थे। अब क्या हुआ, बॉन्ड टूट गया। बॉन्ड टूटा तो इस ऑक्सीजन ने जो इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन लगा रखा था ना हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड में, वो तो वापस खींचा ही खींचा, हाइड्रोजन का भी खींच लिया, तभी तो नेगेटिव चार्ज आया। मुझे बताओ अब मुझे कितने बनाने चाहिए यहाँ पर टोटल, अब कितने बनेंगे यहाँ पर टोटल, 3 बनेंगे। ठीक है, ये चीज कैसे हो रही है, देखो ये ऐसे हो रही है, ये जो आप COOH वहां पर देख रहे हो वो असलियत में ऐसे था, यही तो होगी इसकी स्ट्रक्चर। जो ऊपर वाला ऑक्सीजन और जो नीचे वाला ऑक्सीजन है दोनों आइडेंटिकल हैं। ठीक है, इसने भी 2 बॉन्ड बना रखे, दोनों बॉन्ड बना रखे हैं। ये जो यहां पर बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड में ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का था, तो आपका जब ये बॉन्ड टूटा ना, तो बॉन्ड टूटते वक्त क्या हुआ, बॉन्ड टूटते वक्त जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स थे वो किसने खींच लिए अपने पास, ऑक्सीजन ने खींच लिए। तो 2 लोन पेयर तो पहले थे, एक और आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का पेयर और आ गया इसके पास, इसलिए मैंने वहां पर कितने पेयर दिखा रखे हैं टोटल, 3 पेयर। तो ये जो ऑक्सलेट आयन है, जब ये भी कोऑर्डिनेट करने जाती है ना, तो ये भी एट अ टाइम इन दोनों से ही कोऑर्डिनेट करती है। ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और ये वाला ऑक्सीजन भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो ये आपके पास किसका एग्जांपल हो गया, एक बाइडेंटेट या फिर डाइडेंटेट लिगेंड का। तो ये होती है हमारे पास लिगेंड्स की डेंटिसिटी, जिसमें हम लोगों ने अभी यूनिडेंटेट या मैं कहूं मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट पढ़ा है। सिर्फ कर दो आप लोग, इसको नोट कर दो। चलो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के पास अब जो आ रहा है इसमें, वो है पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। देखो पॉलीडेंटेट का मतलब है, अब हम लोग जो भी लिगेंड्स का भी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो किसके बेसिस पे कर रहे हैं, हमारे पास डेंटिसिटी। अब 2 के ऊपर जो भी डेंटिसिटी है ना, देखो 2 के ऊपर डेंटिसिटी क्या क्या हो सकती है। अगर आप 2 से ऊपर जाओगे तो अब मेरे पास डेंटिसिटी में तो फिर कई सारी चीजें आ सकती है। डेंटिसिटी फिर आपके पास 3 भी हो सकती है ना, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर किसी की डेंसिटी 3 है तो इसको हम लोग कहते हैं टेरडेंटेट। फिर अगर किसी की 4 है तो इसको हम लोग कहते हैं टेट्राडेंटेट। और अगर किसी की 5 है तो फिर ये क्या होती है मेरे पास, ये होती है आपके पास फिर पेंटाडेंटेट। फिर ऐसी हेक्सा हेप्टा चलती चली जाएगी आगे। तो अब उन्होंने कहा कि यार एक काम करो, 2 के ऊपर जितने भी है ना सबको कौन सी कैटेगरी में डाल दो आपके पास, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स की। कोई भी ऐसा लिगेंड जिसके पास एट अ टाइम कितने डोनेटिंग ग्रुप्स, कितने डोनेटिंग एटम्स प्रेजेंट हो, 3 या फिर 3 से ज्यादा। ठीक है, 3 से शुरुआत करेगा, 2 वाली को पॉली में काउंट नहीं करेंगे, 2 वाली डाई होती है। उसके बाद हर कोई अब अपने पास किस में आ जाएगी, पॉली में। अब पॉली के हिसाब से अगर आपने कहा कि भाई मैं 3 एटम लेकर के आ रहा हूं, मतलब मैं उस लिगेंड से 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवा रहा हूं, तो फिर वो कौन सी हो जाएगी, टेरडेंटेट। ठीक है, और 4 बनवा रहा हूं तो टेट्रा हो जाएगी, 5 बनवाऊंगा तो पेंटा हो जाएगी। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि फिर अपने पास इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। तो इसका एक एग्जांपल देखेंगे, तो एग्जांपल के लिए जैसे यहां पे हो सकती है डाइइथिलीन डाइएमाइन। डाइइथिलीन डाइएमाइन जो है, ये डाइइथिलीन डाइएमाइन आपके पास एग्जांपल है किसका, एक पॉलीडेंटेट लिगेंड का। देखो इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है अपने पास। थोड़ा मैं सही से बना रहा हूं, नहीं तो वो ना अभी एक चिलेट बनाना है हमें, इसमें समझ नहीं आएगा। और ये आ गया आपके पास। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, ये है डाइइथिलीन डाइएमाइन। डाइइथिलीन डाइएमाइन का मतलब है कि जो अभी आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था ना, यहां पर अगर आप देखोगे तो टोटल कितने ग्रुप्स प्रेजेंट है वो इथिलीन वाले,
दो इथिलीन है, पहला इथिलीन दूसरा इथिलीन, इसलिए इसका नाम है डाइथिलीन और डायमाइन। ये उन्हीं दो डाइथिलीन के साथ ये दो डायमाइन भी आपको लगे हुए दिख रहे हैं। मेरे को बताओ टोटल आपको कितने नाइट्रोजन ऐसे दिख रहे हैं जो अपने पास कोऑर्डिनेट कर सकते हैं? कितने हो गए यहां पर टोटल? 3। ये दोनों नाइट्रोजन भी लोन पे डोनेट करेंगे और ये नाइट्रोजन भी लोन पे डोनेट कर सकता है। ठीक है, 3 नाइट्रोजन यहां पर मेरे पास अवेलेबल है एट अ टाइम जो कि लोन पे डोनेट करेंगे। तो मुझे इसको किस कैटेगरी में डालना चाहिए बताओ? ये कौन सी कैटेगरी में जानी चाहिए? इसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए? फिर इसकी डेंसिटी होनी चाहिए आपके पास 3। मतलब ये कौन सी हो गई? ये हो गई आपके पास टेट्राडेंटेट वाली। ठीक है, अब ऐसी 4 वाला लेकर के आएंगे तो फिर वो टेट्राडेंटेट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके, अब जो अगला टॉपिक है वो है चेलेशन एंड डेंसिटी। तो कोई भी आप एक ऐसी लिगेंड लेकर के आओ जिसकी डेंसिटी 2 या फिर 2 से ऊपर हो, तो ये जब आपके पास सेंट्रल मेटल एटम के साथ कंबाइन करेंगे तो वो जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो वहां पर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनता है उससे एक ऐसी स्ट्रक्चर निकल करके आती है जो कि क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, ये जो चेलेशन आप वर्ड देख रहे हो ना, इस चेलेशन वर्ड में एक ये वर्ड है मेरे पास। ठीक है, अब इसको प्रोनाउंस क्या करेंगे हम लोग? चील, काइंड ऑफ चील, चील, चेल, आप कुछ भी कह सकते हो। तो इसका मीनिंग होता है क्लॉ। ठीक है, और इसी से वो चेलेशन बना हुआ है। ठीक है, अब इसका मीनिंग जो क्लॉ है, क्लॉ का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, क्लॉ क्या कहते हैं हिंदी में? क्लॉ का मतलब क्या होता है? पंजा। ठीक है, तो पंजे का मतलब है जैसे किसी को जकड़ा जाता है, तो ये भी ऐसे जकड़ेंगे, पर किसको जकड़ेंगे? अपने पास सेंट्रल मेटल एटम को, क्योंकि चेलेशन लिगेंड्स की होगी, सेंट्रल मेटल एटम की नहीं। ठीक है, लिगेंड चेलेट करेगा। कैसे करेगा? मैंने बोला कि आप कोई भी लिगेंड उठा करके देखो। अब जब आप लिगेंड उठाओगे तो आपको बस मोनोडेंटेट नहीं उठानी है, तो एक काम करते हैं, आप कौन सी लेकर के आ जाओ? आप लेकर के आ जाओ अपने पास इथिलीन डायमाइन। सोचो मेरा सेंट्रल मेटल एटम जो रखा हुआ है ये M था। देखो आपके पास ये जो इथिलीन डायमाइन था, अगर इथिलीन डायमाइन को हम लोग यहां पर बनाए तो इथिलीन डायमाइन जब बनेगी तो यही थी इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं कहता हूं कि मैं ऐसे कितने इथिलीन डायमाइन लेकर के आ गया? 2 इथिलीन डायमाइन लेकर के आ गया। तो फिर एक इथिलीन डायमाइन हम लोग इस तरफ बना देते हैं। ये अपने पास हो गया यहां से बनने वाला दूसरा इथिलीन डायमाइन। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी कितनी थी इथिलीन डायमाइन की? हमारे पास 2 थी डेंसिटी। मतलब यहां पर पहला वाला नाइट्रोजन भी बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड और दूसरा वाला भी बनाएगा। तो कितने इथिलीन डायमाइन लगाए आपने टोटल इसमें? 2। अब आप इस स्ट्रक्चर को देखो, ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों साइड से इथिलीन डायमाइन ने इसको बिल्कुल जकड़ लिया है मेटल एटम को? तो इसी को कहते हैं चेलेशन। तो ये जो चेलेट स्ट्रक्चर है, ये जो चेलेट या फिर मैं बोलूं रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इसको सिर्फ कौन सी लिगेंड बना सकती है आपके पास? वो लिगेंड जिसकी डेंसिटी 2 या फिर 2 से ज्यादा हो, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे कभी क्लॉ नहीं बनेगा। जो ये क्लॉ आप देख रहे हो, जो ये पंजाब ये देख रहे हो, ये दोनों साइड से रहना चाहिए। तो अगर कोई मोनोडेंटेट लिगेंड है तो मोनोडेंटेट लिगेंड में चेलेट फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, यहां पर आपके पास क्या हो रही है? ये हो रही है आपके पास एक चेलेट फॉर्मेशन। तो ये हम लोगों ने एक चेलेट फॉर्मेशन दिखाया है किसके थ्रू? 2 इथिलीन डायमाइंस के थ्रू। तो चेलेट वाला चीज आ रही है आपको समझ में? चेलेट क्या होता है? इसी को हम लोग क्लॉ स्ट्रक्चर या फिर रिंग लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। एक बहुत जरूरी चीज है यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं। यह आपसे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और वो क्या होता है? देखो, कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स जहां पर आपके पास चिलेट फॉर्मेशन हो, कोई भी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जहां पे चिलेट फॉर्मेशन हो या फिर एक ऐसी लिगेंड आ जाए जो कि आपके पास चिलेट फॉर्म कर सकती है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्सेस से ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, जो कि रिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स, या हम लोग लिख सकते हैं कंपाउंड्स, कंटेनिंग क्लॉ और रिंग स्ट्रक्चर्स, और ये किसकी वजह से होगा? ड्यू टू चिलेटिंग लिगेंड, आर मच मोर स्टेबल देन ऑर्डिनरी कंपाउंड्स। मतलब एक जगह आपको कह दे, अभी हम लोग करेंगे इसको, ये ऐसा क्वेश्चन भी आ जाएगा कि कोई भी एक ऐसा कंपाउंड जहां पर आप देखो कि जो दोनों लिगेंड है ना, दोनों लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर भले ही सेम हो, पर एक जगह जो लिगेंड है आपके पास वो क्लॉज स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकती है, दूसरी लिगेंड नहीं कर सकती, तो वो कंपाउंड ना ऑटोमेटिकली ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। जहां पे क्लॉ फॉर्म हो सकता है या जहां पर रिंग फॉर्म हो सकती है, तो जो क्लोज रिंग स्ट्रक्चर जहां पर बनते हैं वो कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो जब भी कभी आपसे इसका आंसर पूछा जाए तो आप आंसर क्या लिखोगे? ड्यू टू द चिलेट फॉर्मेशन।
और वो चिलेट फॉर्मेशन कौन कर रहा है वहां पर, वो लिगेंड कर रही है। तो ऐसी कौन कौन सी लिगेंड्स हैं जो कि चिलेट फॉर्मेशन कर सकती है हमारे पास? एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं तो ऑक्सलेट, वैसे इसको ऑक्सलेटो कहते हैं क्योंकि अभी हम लोग इसका नाम देखेंगे आगे, तो मैं अभी इसको ऑक्सलेट आयन ही लिख देता हूं। और कौन सी हो सकती है? इथिलीन डायमाइन हो सकती है, और एक हमारे पास डाइथिलीन डायमाइन भी हो सकती है, और ऐसी बहुत सारी लिगेंड्स है, बहुत सारी, सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सी लिगेंड्स है, बट जितनी हम लोगों ने डिस्कस करी है मैंने सिर्फ अभी वहां पर उतनी ही लिखी है। तो क्लॉ वाला पार्ट आया समझ में, यहाँ पर जो एक क्लॉ स्ट्रक्चर आपको समझाई गई है। हर किसी से क्लॉ नहीं बनाना आपको, आप ये नहीं कहोगे कभी भी कि अमोनिया क्लॉ स्ट्रक्चर बनाएगा, वाटर क्लॉ स्ट्रक्चर बनाएगा, नहीं, क्योंकि उनकी डेंसिटी 1 है, तो एटलीस्ट डेंसिटी 2 चाहिए आपको, 2 या फिर 2 से ज्यादा। तो ये है हमारे पास चिलेशन एंड डेंसिटी। देखो आप लोगों का जो अगला टॉपिक है, जैसे हमारे पास ये एम्बाइडेड लिगेंड्स हैं। एम्बाइडेड लिगेंड्स कौन सी लिगेंड्स होती हैं? सबसे पहले तो आप ये ध्यान देना कि मेरे पास जो एम्बाइडेड लिगेंड्स है, एम्बाइडेड लिगेंड्स अगर आपको कभी चूज करनी होगी तो सिर्फ मोनोडेंटेड लिगेंड ही आप उठाओगे। तो ऐसी मोनोडेंटेड लिगेंड्स जिसके पास कितने डोनर एटम्स हो? 2 डोनर एटम्स हो, ठीक है, मतलब उसके पास डोनेटिंग साइट कितनी होती है? 2 डोनेटिंग साइट होती है, पर वो एट अ टाइम ना किसी एक को यूज कर रहा होता है, तब तो उसकी डेंसिटी 1 की होती है। देखो डेंसिटी का मैंने कल आपको मीनिंग बताया था कि एट अ टाइम उसके कितने एटम सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अपना लोन पे डोनेट कर सकते हैं एक समय पर। तो एक समय पर कोई एक ही करता है, पर अवेलेबल कितनी है उसके पास डोनेटिंग साइट्स? 2 डोनेटिंग साइट्स अवेलेबल है। तो एम्बाइडेड लिगेंड्स जो होती है, एम्बाइडेड लिगेंड्स होती कौन सी है? ये होती मोनोडेंटेट ही है, मोनोडेंटेट कह दूं या फिर यूनिडेंटेट कह दूं, तो ये अपने पास मोनोडेंटेट लिगेंड्स ही हैं। पर इन मोनोडेंटेट लिगेंड्स के पास क्या है? 2 डोनेटिंग साइट्स हैं, हैविंग 2 डोनेटिंग साइट्स। साइट्स कह दो या आप कह दो कि इसके पास 2 डोनर एटम है, पर एक वक्त पर कोई एक ही सप्लाई कर रहा होगा, इसीलिए इसकी डेंसिटी क्या होती है मेरे पास? 1। तो मोनोडेंटेट लिगेंड्स जो होती है, मोनोडेंटेट लिगेंड्स में बात ये होती है कि भले इस पे 2 डोनेटिंग साइट है, बट एक समय पर कोई एक ही एटम आपके पास क्या कर रहा होगा? सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट कर रहा होगा, बट एट अ टाइम ओनली 1 साइट इज कोऑर्डिनेटिंग। किसके साथ? आपके सेंट्रल मेटल एटम के साथ। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो आज हम लोगों को जिस चीज पे ध्यान देना है वो ये रहेगा कि मोनोडेंटेट लिगेंड्स, ऐसी मोनोडेंटेट लिगेंड्स देखेंगे जिनके पास कितनी डोनेटिंग साइट्स निकल करके आए? अपने पास 2 डोनेटिंग साइट्स निकल करके आए। सबसे पहले इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है? कल हम लोगों ने एक एग्जांपल इसका देखा था, क्या एग्जांपल था हमारे पास? वो NO2 नेगेटिव, ये NO2 नेगेटिव इसका एक एग्जांपल था। अब अगर NO2 नेगेटिव की स्ट्रक्चर देखी जाए तो देखो NO2 नेगेटिव की स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरीके से रहेगी, ठीक है, ये आपका NO2 नेगेटिव है। इसमें जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन को अगर आप देखोगे तो इसमें नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? टोटल 3 बॉन्ड बना रखे हैं। अगर इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो कितने लोन पेयर बचा लिए होंगे? 1 लोन पेयर होगा, ठीक है। बाकी जो राइट हैंड साइड वाला ऑक्सीजन उसने 2 बॉन्ड अपने पूरे कर लिए, तो कितने लोन पेयर है इस पे? 2। और लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड पूरे कर रखे हैं? सिर्फ 1। तो ऑब्वियस बात है इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, नेगेटिव चार्ज किसको इंडिकेट कर रहा है? एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ये इसने किसी के साथ बॉन्ड तोड़ा होगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आया होगा, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन भी वापस बुलाया होगा और उसका भी रख लिया होगा, तो इस पे एक एक्स्ट्रा आ गया। तो अब पता है यहां पर क्या होगा? यहां पर आपके पास ना 2 जो डोनेटिंग साइट्स है वो कौन सी है? पहला तो ये नाइट्रोजन हो सकती है डोनेटिंग साइट, और दूसरी कौन सी हो सकती है? ये लेफ्ट वाली ऑक्सीजन, जो आप ये O नेगेटिव देख रहे हो, ठीक है। जब ये NO2 नेगेटिव जाएगी ना कहीं पे लगने, अब जब ये जाएगी तो या तो इसका नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा या फिर इसका ऑक्सीजन बनाएगा, पर दोनों एक साथ नहीं बना सकते, क्योंकि अगर दोनों ने एक साथ बना दिया होता तो क्या ये यूनिडेंटेट होती? नहीं, तब ये क्या बनती मेरे पास? बाइडेंटेट या फिर डाइडेंटेट। तो यहां पर जो 2 डोनेटिंग साइट्स है वो कौन कौन सी है आपके पास? एक तो नाइट्रोजन है और एक ही अपने पास ऑक्सीजन है। तो इस पे ऐसा भी हो सकता है कि जो नाइट्रोजन था, मैं इसको कुछ इस तरीके से बना रहा हूं, हो सकता है आपके नाइट्रोजन की तरफ से लोन पेयर आए, नहीं तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो लोन पेयर है किसकी तरफ से आ जाए? या आपके ऑक्सीजन की तरफ से आ जाए लोन पेयर, ठीक है। अब इस लिगेंड का ना भी हम लोग आगे नाम पढ़ेंगे, इस लिगेंड का भी हम लोग आगे नाम पढ़ेंगे, मैं बता देता हूं। जब इसका नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट करता है ना, अगर नाइट्रोजन की तरफ से लोन पेयर आता है तो इसका नाम होता है N-नाइट्रीटो, ठीक है। इसका नाम क्या होता है मेरे पास? N-नाइट्रीटो। और अगर इसके ऑक्सीजन की तरफ से लोन पेयर आता है तो इसका नाम क्या होता है?
ओ नाइट्रीटो, ठीक है, तब इसका नाम क्या रहेगा, ओ नाइट्रीटो। बाकी नाइट्राइट आयन है, NO2 नेगेटिव जो आप देख रहे हो, NO2 नेगेटिव का नाम क्या है मेरे पास यहाँ पर, नाइट्राइट आयन, ये आपके पास नाइट्राइट है। क्योंकि नाइट्रेट कौन सा होता है, नाइट्रेट का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा, नाइट्रेट आयन होता है NO3 नेगेटिव, और वैसे ही NO2 नेगेटिव क्या होता है मेरे पास, नाइट्राइट। तो नाइट्राइट का ना जो नाम है वो नाइट्रीटो हो जाता है। इसको अभी हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे, जब IUPAC नॉमेनक्लेचर आएगा। सिमिलरली एक एग्जांपल और देख लेते हैं। फर्स्ट तो हो गया अपने पास ये NO2 नेगेटिव वाला, एक सेकंड आ जाते हैं साइनो पर, ठीक है। साइनाइड नेगेटिव है जो CN नेगेटिव होती है, जो साइनाइड लिगेंड है। साइनाइड लिगेंड में जो कार्बन है, अगर कार्बन को देखा जाएगा ना, तो कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ क्या बना रखा होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड बना रखा होता है, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है स्लेट में, ये कार्बन के ऊपर होता है। क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है आपके पास, 4, कितने बना रखे हैं यहाँ पर, 3। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि इसने अपना बॉन्ड तोड़ा है, और बॉन्ड तोड़ते वक्त वो बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन अपने पास वापस खींच लिया। भाई नाइट्रोजन तो अपने पास क्या हो गया, वो तो स्टेबल हो गया। तो आपको भी पता है कि नाइट्रोजन ने अगर 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो एक लोन पेयर बचाएगा, और कार्बन के पास क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, इसने, इसका मतलब है पूरा बॉन्ड पेयर रख लिया था, तो अब इसके ऊपर भी क्या बच गया, एक लोन पेयर। तो कितनी डोनेटिंग साइट्स हो गई यहां पर, फिर से 2। तो अभी अगर किसी के साथ लगेगा तो ऐसा भी हो सकता है, या तो इसका जो नाइट्रोजन है वो आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हुआ दिखे, बाकी उसके साथ कार्बन लगी होगी, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो किसकी तरफ से आ रहा हो, आपके कार्बन की तरफ से आ रहा हो। ऐसे लिगेंड्स को क्या बोला जाता है हमारे पास, एम्बाइडेंट लिगेंड। यही है आपके पास एम्बाइडेंट लिगेंड्स, जिनके पास 2 डोनेटिंग साइट्स होती हैं, बट एट अ टाइम कोई एक ही जाकर के क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। 2 से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, पर एट अ टाइम एक ही करना चाहिए। तो ये है आपका एम्बाइडेंट लिगेंड्स। जैसे आप H2O को अगर देखोगे तो H2O में सिर्फ ऑक्सीजन के पास ही लोन पेयर है। तो H2O कैसी लिगेंड थी, मोनोडेंटेट थी, बाइडेंटेट लिगेंड थी। वाटर आपके पास एक मोनोडेंटेट लिगेंड था। अब ये जो वाटर मोनोडेंटेट लिगेंड है ना, ये एम्बाइडेंट लिगेंड नहीं बन सकता है। ये क्यों नहीं बन सकता एम्बाइडेंट लिगेंड, क्योंकि उसमें सिर्फ ऑक्सीजन पे ही लोन पेयर है, वही आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, उसमें तो लोन पेयर ही नहीं है। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि हर मोनोडेंटेट जो है वो आपके पास एम्बाइडेंट बने, पर हाँ, जो एम्बाइडेंट लिगेंड है वो मोनोडेंटेट जरूर रहा होगा। एम्बाइडेंट लिगेंड्स मोनोडेंटेट जरूर होती है, बट हर मोनोडेंटेट लिगेंड एम्बाइडेंट नहीं होता। अगर आप वाटर को देखोगे तो इसके आगे अगर मैं एम्बाइडेंट लिखना चाहूं तो मैं नहीं लिख सकता हूं, ये एम्बाइडेंट नहीं है, ठीक है। सेम चीज अगर आप हाइड्रोक्सी को देखोगे तो हाइड्रोक्सी जो था, जो आपके पास OH नेगेटिव आयन होता है, ये भी कोई एम्बाइडेंट लिगेंड नहीं है, ये भी मोनोडेंटेट तो है बट एम्बाइडेंट नहीं है। तो ये दोनों बातों में फर्क है। अगर N देखो, पहले अगर कार्बन के थ्रू बॉन्ड कर रहा है तो आपके पास क्या हो गया, ये साइनिडो है, ठीक है, या साइनो। और अगर पहले नाइट्रोजन ने बॉन्ड कर दिया तो ये हो गया, ये आइसो हो जाएगा। ये आप लोगों ने लास्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, 2 तरीके के ग्रुप पढ़ाए थे आपको, एक आइसोसाइनिडो, वो एक आइसोसाइनाइड और एक साइनाइड। साइनाइड में CN होता है, आइसोसाइनाइड में NC होता है। तो ये भी वही चीज है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं आपके कोऑर्डिनेशन नंबर पर। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में वैसे सबसे पहले किसने डिस्कस किया था आपके पास, वर्नर ने। वर्नर ने बोला था कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब है कि उस पर्टिकुलर मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल है। मुझे देखना है कि कितनी लीगेंड्स आपके पास एटम के साथ लगी हुई है, तो जो नंबर ऑफ लीगेंड्स लगी हुई होंगी सेंट्रल मेटल एटम के साथ, वही क्या हो जाएगा उस मेटल का अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन यहां एक बहुत खास चीज है कि ये जो टोटल नंबर ऑफ लीगेंड्स है ना, टोटल नंबर ऑफ लीगेंड्स, अगर आप इसको देख करके कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे तो देखो अभी क्या चीज चेंज आती है। पहले निकालते हैं, फिर आप समझोगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे आप AgCN होल ट्वाइस देख रहे हो, यहाँ पे साइनाइड लिगेंड है। कितनी साइनाइड है यहाँ पे, टोटल 2। तो इसकी जो अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना निकल करके आ गया, 2। फिर जो अमोनिया है, अमोनिया के पास कितने लगे हैं टोटल, ये 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 3 और 3 अमोनिया, 6। ऑक्सिलेटो में कितना होना चाहिए, 3। चलो ठीक है। और यहां पर कितना होना चाहिए इथिलीन डाइमाइन में, 6 क्यों होगा, तो फिर ऑक्सिलेटो में 3 क्यों हुआ। ऑक्सिलेट जो आप देख रहे हो, ऑक्सिलेट में भी आंसर 3 नहीं होगा, ऑक्सिलेट में भी आंसर कितना होगा आपके पास, 6 ही होगा। देखो बात ये होती है, जो लिगेंड है ना इसमें, ये जो ऑक्सिलेट आप देख रहे हो और उसके साथ साथ जो इथिलीन डाइमाइन लग रही है, तो मेरे पास जो ऑक्सिलेटिव होता है और जो आपके पास इथिलीन डाइमाइन होती है, ये कैसी है दोनों, ये बाइडेंटेट लिगेंड है,
ठीक है, बाइडेंटेट या फिर आप डाइडेंटेट लिगेंड कह दो, तो इसके एक ही लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगी टोटल? 2। तो जो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं तो 2 3 जा कितना हो गया? 6। ये भी 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा मेरे पास? 6 ना कि 3। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। इस तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर चेक किए जाते हैं और आपको भी ऐसे ही निकालने हैं। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर में आप लोग ध्यान रखना कि अगर आपकी लिगेंड बाइडेंटेट है ना, तो बाइडेंटेट लिगेंड क्या करेगी? बाइडेंटेट लिगेंड इसको 2 एटम से सराउंड करेगी, मतलब इसके 2 एटम ऐसे होंगे जो जाकर के आपके सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट करेंगे। तो एक ही लिगेंड से 2 एटम आ गए ना, तो एक ही लिगेंड ने 2 कोऑर्डिनेशन नंबर दे दिया, तो ऐसे आपके पास टोटल 3 लिगेंड थी, तो 2 3 6 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि कितनी तरीके से उन दोनों के बीच में हमारे पास एक कांटेक्ट हो सकता है। तो यहां पर एक ही लिगेंड से 2 कांटेक्ट मिल रहे हैं, तो 3 से 6 मिल जाएंगे। अगर आपके पास कभी डेंसिटी 3 वाली कोई लिगेंड आ जाए तो वहां पे आप ध्यान रखना कि 1 से फिर 3 आ रहे होंगे। तो ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड होता है। चलो अगला आ जाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम पर। ठीक है, अब हमारे पास एक टॉपिक आने वाला है आगे, जो कि है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। इसलिए मैं पहले आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी सिखा देता हूं, क्योंकि आपको वहां पर काम आएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं होती, हमने इससे पहले भी निकाली है। बट मेन चीज आप लोग क्या सीखना, आप लोग सीखना कि स्फेयर को काउंटर आयन से अलग कैसे करते हैं। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको सही से समझना है। पहला एग्जांपल जो मैं इसमें आपको करा रहा हूं, उसमें मैं सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फेयर ले रहा हूं। जैसे अपने पास एक ये हो सकता है NiNH3 और इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया यहाँ पर 2 पॉजिटिव। देखो अपने पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी निकालनी होगी? सेंट्रल मेटल एटम की। ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम कौन है यहाँ पर हमारे पास? निकल। तो आपको निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर निकाल करके देनी है। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसको क्या मान लेते हैं? X। फिर बाकी अमोनिया पर कितना चार्ज होता है? जो अमोनिया है ये कैसी लिगेंड थी आपके पास? न्यूट्रल। अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता, तो X+0 और ओवरऑल मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है? +2। तो X की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? इसका मतलब है कि इसके अंदर जो निकल था वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में आपके पास? ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है जो आपका निकल है। ठीक है, यहां पर जो निकल है वो किस में निकल करके आ गया हमारे पास? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब देखो सेकंड वाला जो मैं आपको करा रहा हूं, सेकंड वाले में अब जरा चार्ज अज्यूम करते हैं, मतलब एक ऐसा कंपाउंड लेते हैं जिसमें चार्ज आपको खुद निकालना है। जैसे ये आ गया K4FeCN6। ठीक है, ध्यान रहे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको काउंटर आयन अलग कर देना है और अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर अलग कर देना है। काउंटर आयन के साथ लगे हुए कभी भी ऐसा मत करना कि आप यहीं से शुरू हो गए, इसको X माना, आपने कहा ये तो +1 होता है -1 होता है, चलो शुरू कर दें। ठीक है, वो वहीं गलत हो जाएगा, बस ये मत करना। सबसे पहले क्या करेंगे, आपका स्फीयर अलग करेंगे। यहां से कितने पोटेशियम लगे हुए हैं टोटल? 4। एक पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है? +1। तो अगर टोटल 4 लगे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ज कितना बना? +4। क्या ये ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल है? ओवरऑल कंपाउंड पे तो कोई चार्ज नहीं है, तो +4 के सामने कितना जोड़ू कि आंसर 0 आ जाए? तो आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज आ जाएगा? -4। ये करना है आपको। अब जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप क्या ले लो यहाँ पर? X। साइनाइड पे कितना चार्ज होता है? -1। ये कभी लिखा हुआ नहीं आएगा, आपको खुद पता होना चाहिए। और ऐसे कितने साइनाइड लगे यहाँ पे? टोटल 6। तो -1 × 6 और किसके इक्वल कर देंगे इसको? -4 के। 4 के भी नहीं, -4 के। चार्ज वहां पर आपको जैसा दे रखा है एज इट इज लिखना है। तो X - 6 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? -4 के। तो यहां से X किसके इक्वल आ जाएगा अपने पास? +2। तो यहां पर जो आपका आयरन था वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है मेरे पास? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यह है आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसे निकाली जाती है। ये जैसे आपके पास CuCN3 यहां पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो बताओ कैसे निकालेंगे? यहां पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट आप X ले लो। साइनाइड पे चार्ज कितना होता है? -1। टोटल 4 साइनाइड लगे हैं तो -4 और किसके इक्वल रख देंगे इसको? -3 के। तो X - 4 किसके इक्वल आ गया? -3 के। और X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 - 3 +1। तो आपका कॉपर यहां पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? +1। अब एक कंपाउंड आप ये भी देख लो, ये NiCO4। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें जो लिगेंड लगी हुई है ना अंदर, ये कौन सी लिगेंड लगी हुई है? ये मेरे पास कार्बोनिल लिगेंड लगी हुई है, कार्बोनिल CO। ध्यान रहे जो कार्बोनिल लिगेंड है इस पे कोई चार्ज नहीं होता। ये कैसी लिगेंड होती है आपके पास? एक न्यूट्रल लिगेंड होती है। अगर ये न्यूट्रल लिगेंड है और अगर आपसे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाए तो बताओ निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल करके आएगी? फिर X + 0 = 0 ही तो करेंगे।
क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है और कार्बोनिल तो वैसे ही न्यूट्रल होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 0। मतलब आपका जो निकल है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में अपने पास 0। अब ये चीज कैसे होती है वो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको समझ आ जाएगा, इसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं आप लोगों के पास। अब इसमें कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन में देखो, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या है। क्लास 11 में आप लोगों ने कुछ इससे पहले अगर हम लोग देखें तो लास्ट ईयर आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ये सब क्या होती थी, ये सब मेरे पास डेफिनेट ज्योमेट्रीज होती थी मॉलिक्यूल्स की। यहां पर भी हमारे पास कंपाउंड बन रहे हैं और ये जो कंपाउंड बन रहे हैं, कंपाउंड आपके पास एक डेफिनेट ज्योमेट्री रखेंगे एक गिवन स्पेस में या एक 3 डायमेंशनल स्पेस में, जिसके कारण वो क्या बनाएंगे आपका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन पॉली, देखो पॉली का मतलब होता है जिसके पास 3 से ज्यादा या कम से कम 3 साइड्स हो, वहां पर हम लोग वो पॉलिनोमियल कह रहा हूं, पॉलीगन यूज करते थे वर्ड। ठीक है, पॉलीगन में क्या होती थी, 3 या फिर 3 से ज्यादा साइड्स होती थी। अभी जो पॉलीहेड्रॉन है ना, पॉलीहेड्रॉन यहाँ पे क्यों यूज होता है, पॉलीहेड्रॉन यहाँ पर यूज होता है क्लोज्ड स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, जो कि फेसेस पे बनेगी। जैसे अगर आप एक पिरामिड को देखो तो पिरामिड में कितने फेस होते हैं। अच्छा, पिरामिड का बेस तो देखा होगा सबने। पहली बात, पिरामिड ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, तो पिरामिड जो होता है, पिरामिड का बेस कैसा होता है, बेस बताना मेरे को। स्क्वायर होता है पक्का। तो कितने फेस निकल सकते हैं वहां से ऊपर की तरफ, 4। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, देखो आपके पास जो बेस है ना, बेस ही तय करेगा कि उस पे फेसेस कितने हैं। अगर किसी का बेस अपने पास, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल आपके सामने ये रखा हुआ है। ठीक है, इसको अगर आप जोड़ोगे ना, इसके बेस को, ट्राइपॉड के बेस को जोड़ोगे तो कितनी है टोटल यहाँ पे साइड्स, 3। तो ये फेस भी कितने बना रहे हैं देखो, 1, 2 और ये क्या आ गया इसका तीसरा फेस। ठीक है, तो फेस जो होती है, फेस इसी बात पे तय होती है आपका बेस कैसा है। तो इसी के कारण मेरे पास बनते हैं पॉलीहेड्रॉन। अब वो पॉलीहेड्रॉन कैसा बना सकते हो आप, वो पॉलीहेड्रॉन आप टेट्राहेड्रल भी बना सकते हो, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल भी बना सकते हो, और ऑक्टाहेड्रल भी बना सकते हो, या फिर मेरे पास ये जो स्क्वायर पिरामिडल है ये भी बना सकते हो। ये जिस पिरामिड की आप लोग बात कर रहे थे, ये रहा आपके पास वो पिरामिड, ये स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री देख रहे हो, स्क्वायर पिरामिडल। तो इसका जो बेस है देखो वो कैसा है, बेस देख रहे हो, स्क्वायर बेस है, और उसके ऊपर वो जो फेसेस हैं फिर वो खड़े कर रखे उन्होंने। तो टोटल कितने फेस हुए, 1, फिर एक इसके पीछे वाला 2, फिर एक लेफ्ट साइड से, एक राइट साइड से, तो टोटल कितने हो गए 4। ठीक है, और जैसे आप ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल देख रहे हो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में जो बेस है वो ट्राइगोनल है, ट्राइंगुलर है, तो 3 फेसेस ऊपर है और 3 फेसेस नीचे की तरफ है, तो इसीलिए इसका नाम है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बाई मीन्स 2 पिरामिड्स। ठीक है, बाई का मतलब होता है 2, पिरामिडल और कैसा, ट्राइगोनल। ठीक है, 3 फेसेस वाला, पहला, दूसरा और एक तीसरा जो पीछे से जुड़ेगा, जैसा कि ये ट्राइपॉड के केस में था। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है ना, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कह रहे हैं इस तरीके की स्ट्रक्चर रखते हैं, जैसे कि आप लोगों को लास्ट ईयर पढ़ाई गई है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन्स, जिसमें कि हम लोग लिगेंड्स का आपके सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक स्पेशल अरेंजमेंट देखेंगे। स्पेशल मतलब है इन अ गिवन स्पेस में, और इसके जो एग्जांपल्स है ज्योमेट्री के कुछ लिखे हुए हैं, अभी ये रटने की जरूरत नहीं है, ये आपको आखिरी में कराया जाएगा कि ये चीजें कैसे आती हैं। जैसे CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव की ऑक्टा दे रखी है, PTCl4 2 नेगेटिव की स्क्वायर प्लेनर दे रखी है, वैसे NiCO4 की दे रखी है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और ये आपके सामने वो जो पॉलीहेड्रॉन्स है वो बने हुए हैं। इसके बाद वाला जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक होने का मतलब है कि इसके बाद हम लोग को IUPAC नोमेनक्लेचर करना है इसमें। ठीक है, तो फिर ये वाला टॉपिक देख लेते हैं जो उससे जस्ट पहले पढ़ रहे हैं। हमारे पास 2 तरीके के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, एक होता है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और एक होता है हेट्रोलिप्टिक। मतलब ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके पास जो लिगेंड लगी हुई है वो लिगेंड का टाइप कैसा है। अगर आपके पूरे कॉम्प्लेक्स में सिर्फ एक ही तरीके की लिगेंड लगी है, एक ही तरीके की लिगेंड लगे होने का मतलब है कि चाहे मेरे पास 6 अमोनिया लगे हुए हैं, पर बात यह है कि 6 के 6 सिर्फ अमोनिया ही है। ठीक है, तो होमो मीन्स होता है सेम। तो कोई भी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें आप सिर्फ ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड ही यूज करके कंपाउंड बना रहे हो, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को क्या बोला जाएगा मेरे पास, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। जैसे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के यहाँ पर आपको 3 एग्जांपल दिख रहे हैं। पहले वाले में सेंट्रल एटम निकल है, उसके बाद लिगेंड कौन सी, अमोनिया, तो 6 लिगेंड लगी हुई है, पर बात है कि 6 की 6 लिगेंड अमोनिया है, इसमें भी 6 की 6 लिगेंड अमोनिया, और यहाँ पे 6 की 6 लिगेंड आपके पास साइनाइड है। लेकिन उसके बाद जो दूसरे तरीके का कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं हम लोग, वो कौन सा होता है, हेट्रोलिप्टिक। तो हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं, जहां पर जो मैं लिगेंड लगाऊंगा ना, वो एक से ज्यादा तरीके की यूज कर सकता हूं। जैसे वाटर भी लग गया और अमोनिया भी लग गई, साइनाइड भी लग गया, उसके साथ भी अमोनिया लग गई। तो अगर आप नीचे वाले यहाँ पर एग्जांपल्स देखोगे कॉम्प्लेक्स के, तो देखो यहाँ पर क्लोराइड है, वाटर है, फिर यहाँ पे क्लोराइड अमोनिया है। तो हेट्रोलिप्टिक में जो टाइप ऑफ लिगेंड है ना, वो एक से ज्यादा होती है। और अगर आपके पास सिर्फ ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड या ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड यूज हो रहा है, कहते हो होमोलेप्टिक। और एक से ज्यादा यूज कर सकते हैं
तो हेटेरोलिप्टिक हो जाएगा कंपाउंड। तो अभी तक हम लोग जितना इस चैप्टर में पढ़ करके आए हैं उसके बेसिस पे आगे के लिए हमें जो चीजें याद रखनी है उसको एक बार देख लेते हैं। आपको पता है कि ये जो मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर किसको बंद करेंगे हम लोग यहाँ पर? कोऑर्डिनेशन एंटिटी को आपकी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसके अंदर बंद होती है? आपके इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, जिसमें बीच में क्या होता है मेरे पास? सेंट्रल मेटल एटम, और इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या लगी हुई होती है यहाँ पर? लिगेंड। तो मैं L1 और L2 कर करके लिख देता हूं, जरूरी नहीं एक ही लिगेंड हो, एक से ज्यादा भी हो सकती है। अब जो आप ये देख रहे हो ना, जो मैंने यहाँ पर ये ब्रैकेट्स यूज करें, क्या कहते हैं इसको? पैरेंथेसिस। जो पैरेंथेसिस होती है, अभी वैसे हम लोग नेमिंग करेंगे तो नेमिंग में इस चीज को करेंगे। पैरेंथेसिस सिर्फ उन लिगेंड के साथ लगता है जिसकी डेंसिटी अपने पास डेंसिटी जिसके मॉलिक्यूल में आपके पास कम से कम 2 एटम हो। तो जो आपके पास ऐसी लिगेंड्स हैं जिसके पास कम से कम 2 या 2 से ज्यादा एटम्स हैं, सिर्फ ऐसी लिगेंड्स को किसके अंदर बंद करना है हमें? पैरेंथेसिस में। जैसे अमोनिया, तो अमोनिया की जो लिगेंड है ना, अमोनिया लिगेंड में अपने पास कितने अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है उसमें कितने एटम है टोटल? 2। तो जब भी कभी अमोनिया को लिखेंगे ना, तो अमोनिया के आगे हमेशा क्या बनाएंगे? पैरेंथेसिस में बंद करेंगे। लेकिन अगर आप क्लोरीन को देखो तो क्लोरीन को नहीं बंद करा हुआ इन्होंने। क्यों नहीं करा हुआ क्लोरीन को बंद? क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही एटम है। वाटर को भी अगर आप देखोगे तो वाटर को भी किसमें बंद कर रखा है? पैरेंथेसिस में, क्योंकि उसके पास कितने एटम्स हैं उस मॉलिक्यूल में, उस लिगेंड में? 2। तो इनको पैरेंथेसिस में बंद किया जाता है। तो ये तो था अपने पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या होता है मेरे पास? काउंटर आयन। अगर वो नेगेटिव है तो बाद में लिखूंगा, और अगर पॉजिटिव है तो फिर पहले लिखूंगा। ये हो गया आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या फिर आप कह सकते हो कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और इसको क्या कहते हैं? जो यहां पर ये पढ़ रहा है, ये क्या हो गया मेरे पास? काउंटर आयन। और ये आयनाइजेबल होता है, नॉन आयनाइजेबल होता है? आयनाइजेबल। लेकिन आपकी जो पूरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना, पूरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसी होती है अपने पास? ये नॉन आयनाइजेबल होती है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। बस यहां पर आपके पास जो ध्यान रखने वाली बात है, जितना भी हम लोग पढ़ करके आए हैं वो ये है। बाकी उसमें हम लोगों ने कई सारी की टर्म्स पढ़ ली हैं अब तक। ठीक है, तो अब हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा यहां से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, जिसमें फॉर्मूले से नाम लिखना, और अगर आपको नाम पहले दिख रहा है तो उससे फॉर्मूला लिखना, मींस फॉर्मूला राइटिंग एंड जो आईयूपीएसी नेमिंग है, दोनों आपको सिखाई जाएगी। तो अगली क्लास में हम लोग वही करेंगे आपका।